Hello everyone, this is CA Mukul Kedia, your tax consultant, chartered accountant and rank holder throughout in CA exams. Friends, once again you all are welcome to the GST crash course और आज का हमारा टॉपिक है इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो फ्रेंड्स, जीएसटी में ट्रांजैक्शंस किस तरीके से मूव करेगी। सपोज मैंने कोई आइटम 100 रुपीज़ में परचेज किया, उसके ऊपर मैंने 10 रुपीज़ का जीएसटी पे किया। अब उस आइटम को मैं 150 रुपीज़ में सेल करूंगा तो उसके ऊपर मैं 15 रुपीज़ का जीएसटी चार्ज करूंगा। तो जो मैंने 150 रुपीज़ जो सेलिंग प्राइस है वो मैंने निकाला वैल्यूएशन चैप्टर से, जो उसके ऊपर मैं 15 रुपीज़ चार्ज करूंगा उसके लिए मैं देखूंगा लेवी ऑफ जीएसटी चैप्टर। अब जो मैंने इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है, जो 10 रुपीज़ में परचेज के टाइम पे करके आया, उसके लिए मेरे को देखना है इनपुट टैक्स क्रेडिट विच इज इन सेक्शन 16 to 21 ऑफ सेंट्रल जीएसटी एक्ट। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रोविजन है सेक्शन 16 से 21 सेंट्रल जीएसटी एक्ट में, और काफी जगह दे रखा है एक्ट में कि फॉलो सच मेथड एज में भी प्रिस्क्राइब, तो वो प्रिस्क्राइब किए गए रूल 36 to 45। तो जहाँ पे जो भी रेलेवेंट रूल है हम सेक्शन के साथ कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं आज की डेफिनेशंस। सबसे पहली डेफिनेशन इनपुट। जीएसटी में इनपुट कोई सा भी गुड्स अदर देन कैपिटल गुड्स, बट एक ही कंडीशन है, इट इज यूज्ड या फिर इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। मतलब कोई भी गुड्स, गुड्स की हमने डेफिनेशन कवर की थी एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, तो कोई भी गुड्स अदर देन कैपिटल गुड्स विच इज यूज्ड इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। मतलब फिर चाहे वो मैं पेन खरीदूं, चाहे मैं स्टेशनरी खरीदूं, चाहे मैं फूड खरीदूं, चाहे मैं कुछ भी सामान खरीदूं, वो मेरा इनपुट की डेफिनेशन में आएगा अगर वो मैं बिजनेस के लिए यूज कर रहा हूं तो। अब कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? कैपिटल गुड्स मतलब वो गुड्स, ये भी गुड्स ही होते हैं जिनकी वैल्यू मैं बुक्स में कैपिटलाइज कर देता हूँ। जैसे फिक्स्ड एसेट्स में लेके चला जाता हूँ मैं, वो मेरे कैपिटल गुड्स हो जाते हैं। एंड दीज आर ऑल्सो इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। जैसे कैपिटल गुड्स हो गए, चाहे मैं मोटर कार खरीदूं, चाहे मैं प्लांट मशीनरी खरीदूं, चाहे मैं एयर कंडीशनर खरीदूं, ये सारे मेरे कैपिटल गुड्स हैं। तीसरा इनपुट सर्विस। इनपुट सर्विस मींस सर्विस यूज्ड या इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। मतलब कोई भी सर्विस जो मैं बिजनेस के लिए यूज करना है वो मेरी इनपुट सर्विस है। अब इनपुट टैक्स क्या है सर? इनपुट टैक्स है इन रिलेशन टू रजिस्टर्ड पर्सन। मतलब इनपुट टैक्स खाली रजिस्टर्ड पर्सन के लिए होगा। इट मींस कोई सा भी टैक्स, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी या यूटीजीएसटी, विच इज चार्ज्ड, जो मैंने परचेज करी गुड्स की या सर्विस की, उसके ऊपर जो चार्ज किया गया मुझसे जीएसटी, वो हो गया मेरा इनपुट टैक्स। और ये इट इंक्लूड्स जो मैं इंपोर्ट करते टाइम पे जो कस्टम में पे करके आता हूँ, इंपोर्ट करते टाइम जो आईजीएसटी कस्टम में पे करता हूँ वो भी मेरा इनपुट टैक्स है। जो मैं आरसीएम में रिवर्स चार्ज में खुद टैक्स पे करता हूँ वो भी मेरा इनपुट टैक्स है। बट इट डज नॉट इंक्लूड टैक्स पेड अंडर कंपोजिशन लेवी। सपोज मैंने किसी कंपोजिशन डीलर से कुछ मटेरियल खरीदा, तो वो मेरे से बिल के ऊपर कोई टैक्स चार्ज नहीं करता। हमने कंपोजिशन में पढ़ा था कि कंपोजिशन वाला डीलर कस्टमर से कोई टैक्स नहीं लेगा, तो उसका मेरे को इनपुट टैक्स भी नहीं मिलेगा। वो चाहे अपनी सेल के ऊपर 1% देता हो, बट उसका मेरे को इनपुट नहीं मिलेगा। और इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है? इट मीन्स द क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स। तो आइए देखते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसका पहला सेक्शन है सेक्शन 16, जो मेरे को बताता है एलिजिबिलिटी या कंडीशंस, मेरे को इनपुट कब मिलेगा। सेक्शन 17 बताता है इन एलिजिबिलिटी, कब मेरे को इनपुट नहीं मिलेगा। फिर 18 स्पेशल केसेस की बात करता है, 19 बात करता है जॉब वर्क के केस में क्या होगा इनपुट का, और 2021 इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। एक छोटा सा कंसेप्ट है, ये हम क्लास में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सेक्शन 16, एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस फॉर टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये सेक्शन 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले सेक्शन कहता है इनपुट टैक्स क्रेडिट खाली रजिस्टर्ड पर्सन को मिलेगा। मतलब अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखा तो आपको कोई भी इनपुट नहीं मिलेगा। सपोज कल को 1 साल बाद या 2 साल बाद आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, और 2 साल बाद डिपार्टमेंट आपसे कह सकता है कि आपने इतनी सेल करी तो इसके ऊपर टैक्स पे करो। तो उस टाइम पे आप जब कहने लग जाओगे कि मैंने इसके अगेंस्ट मटेरियल परचेज भी किया था, तो मेरे को उसका इनपुट भी लेने दो, तो आपको डिपार्टमेंट उस इनपुट के लिए मना कर सकता है, क्योंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट खाली रजिस्टर्ड पर्सन को मिलता है। और किसका मिलेगा? ऑन गुड्स या सर्विसेज यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। मतलब कोई भी गुड्स, गुड्स का मतलब दोनों, इनपुट और कैपिटल गुड्स दोनों, या सर्विसेज, मतलब इनपुट, कैपिटल गुड्स, सर्विसेज, तीनों का मेरे को इनपुट मिलेगा अगर मैं उसको अपने बिजनेस के लिए यूज करूं। यहाँ पे एक बहुत बड़ा चेंज हुआ एक्साइज लॉ से, वैट लॉ से। एक्साइज वैट में इनपुट और इनपुट सर्विसेज का तो मिल जाता था एक्साइज में, बट कैपिटल गुड्स का 2 साल में मिलता था। लेकिन यहाँ पे मैंने जिस महीने में कैपिटल गुड्स, कोई मशीन परचेज करी, कोई रॉ मटेरियल परचेज किया, कोई सर्विस ली, जिस महीने मैंने परचेज किया उसी मंथ में मेरे को इनपुट मिल जाएगा। 100% इनपुट मिलेगा फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट मंथ में। और जो इनपुट मिलेगा वो मैं इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर क्या होता है हम पेमेंट के चैप्टर में पढ़ेंगे।
ठीक है, तो इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा खाली रजिस्टर्ड पर्सन को, और उन गुड्स और सर्विसेज का मिलेगा जो मैं अपने बिजनेस के लिए यूज़ करता हूँ। अब सेकंड इसका पार्ट कहता है सबसेक्शन 2 कि इनपुट क्रेडिट लेने के लिए आपको 4 कंडीशंस पूरी करनी है। तो पहली कंडीशन, मेरे पास टैक्स इनवॉइस है या प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट है। दूसरी कंडीशन, मैंने गुड्स या सर्विसेज रिसीव कर लिए। तीसरी कंडीशन, जो मैंने गुड्स रिसीव करे हैं, जब मैं इनपुट का क्रेडिट लेना चाहता हूँ, उसका टैक्स सप्लायर ने गवर्नमेंट को पे कर दिया। और लास्ट कंडीशन, मैंने अपनी रिटर्न भर दी। रिटर्न कौन सी? 3B, जिसमें मैं इनपुट टैक्स का क्रेडिट लेता हूँ। मतलब 4 कंडीशन है इसमें। पहली, मेरे पास टैक्स इनवॉइस है। दूसरा, मैंने गुड्स रिसीव कर लिए। तीसरा, उसका टैक्स गवर्नमेंट के पास पे हो गया। और फोर्थ, मैंने रिटर्न भर दी। अब टैक्स इनवॉइस या प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट, तो रूल्स में 5 डॉक्यूमेंट प्रिस्क्राइब करे गए हैं। सबसे पहले, अगर मैं नॉर्मल परचेज कर रहा हूँ या सर्विस ले रहा हूँ फ्रॉम विद इन इंडिया, तो मेरे को सप्लायर टैक्स इनवॉइस देगा, मेरे पास वो टैक्स इनवॉइस होना चाहिए। अगर मैं रिवर्स चार्ज में कोई टैक्स पे कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैं खुद के ऊपर इनवॉइस बनाऊंगा। ये कैसे बनता है हम इनवॉइसिंग के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो उसके इसमें मेरे आरसीएम का इनवॉइस होना चाहिए। अगर मैंने सपोज कोई मटेरियल 100 रुपीज़ में खरीदा था, उसके ऊपर जीएसटी पे कर दिया, लेकिन बाद में सप्लायर ने उसकी रेट 10 रुपीज़ से इंक्रीज कर दी, तो उस 10 रुपीज़ पे भी जीएसटी चार्ज करेगा। तो जो एडिशनल जीएसटी चार्ज किया, उसका इनपुट लेने के लिए मेरे पास डेबिट नोट होना चाहिए। फिर अगर मैंने कोई मटेरियल इंपोर्ट किया, तो उस केस में मेरे पास बिल ऑफ एंट्री होनी चाहिए। और एक ये इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का इनवॉइस होता है, ये हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे आईजीएसटी। मतलब मेरे पास ये टैक्स इनवॉइस या ये प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट होने चाहिए जो रूल 36 में प्रिस्क्राइब करे गए हैं। अब इसमें एक चीज हो रहा है कि इन डॉक्यूमेंट्स में वो सारे पर्टिकुलर्स होने चाहिए जो इनवॉइस के चैप्टर में हमें बताए गए हैं कि एक इनवॉइस पे होने चाहिए, वो सारे पर्टिकुलर्स इन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर मेंशन होने चाहिए। बट गवर्नमेंट ने हमें एक एग्जेम्पशन दे रखी है कि अगर 5 मेन पर्टिकुलर्स अगर वो भी आपके इनवॉइस के ऊपर हैं, तब भी आपको इनपुट क्रेडिट मिल सकता है। वो 5 पर्टिकुलर्स कौन से हैं? एक तो बायर सेलर दोनों का जीएसटी नंबर, एक डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स या सर्विस, एक उनकी गुड्स सर्विस की वैल्यू, उसके ऊपर जो टैक्स चार्ज किया वो, और प्लेस ऑफ सप्लाई, अगर इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन है तो प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर ये 5 पर्टिकुलर्स है तो उस केस में भी आपको इनपुट मिल जाएगा। बट कोशिश करना कि सारे पर्टिकुलर्स हो। उसमें 17-18 पर्टिकुलर्स गवर्नमेंट ने दे रखे हैं इनवॉइस के चैप्टर में, वो सारे होने चाहिए, तो वही आपका परफेक्ट इनवॉइस होता है। अब दूसरी कंडीशन है कि मेरे को रेसिपिएंट को गुड्स या सर्विस मिल जाने चाहिए। अब मिल जाने चाहिए कि इसमें एक एग्जाम्पशन, एक रिलीफ या एक क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट ने दे दी। जो बिल टू शिप टू ट्रांजैक्शन होती है, जो हमने प्लेस ऑफ सप्लाई में पढ़ी थी कि मैं दिल्ली में हूँ, मेरे पास मुंबई से ऑर्डर आया कि ये मटेरियल आप फरीदाबाद भिजवा दो, तो मैंने मटेरियल दिल्ली से डायरेक्ट फरीदाबाद भिजवा दिया। लेकिन मुंबई वाले, अब इसका अगेंस्ट इनपुट कौन लेगा? जो मेरा इनवॉइस है उसका इनपुट लेगा मुंबई, क्योंकि मेरे को इनपुट मुंबई से आया था, मैं मुंबई वाली पार्टी के ऊपर बिल रेज करूंगा। तो मुंबई वाले रेसिपिएंट के लिए गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया कि अगर आपकी डायरेक्शन पे किसी और को मटेरियल भिजवा दिया गया, तो उस केस में भी हम उसको रिसीव्ड मान लेंगे। और सेम कंडीशन सर्विस के लिए कह दी कि अगर रेसिपिएंट कहता है कि सर्विस मेरे बिहाफ पे किसी और को दे दो, तो वहां पे भी रिसीव्ड माना जाएगा। और दूसरी क्लैरिफिकेशन या दूसरी एक कंडीशन है कि अगर गुड्स की इंस्टॉलमेंट में रिसीव होते हैं, जैसे सपोज मैंने कोई 1 करोड़ रुपए की मशीन खरीदी, वो मेरे पास आनी है 4 पार्ट्स में या 4 लॉट्स में। उसमें 3 लॉट्स तो आ गए मेरे पास सितंबर में, और लास्ट लॉट आया मेरे पास अक्टूबर में। तो मेरे को इनपुट क्रेडिट लास्ट लॉट आने के बाद, मतलब अक्टूबर मंथ में मिलेगा पूरे 1 करोड़ का। मैं इसमें प्रोपोर्शनेट नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। जब मेरे पास लास्ट लॉट आएगा, तो उसके बाद मेरे को इनपुट मिलेगा। अब तीसरी कंडीशन है टैक्स सप्लायर जो है उसका टैक्स गवर्नमेंट को पे कर दे। ये काफी मुश्किल कंडीशन है मीट, ये काफी मतलब कॉम्प्लेक्स कंडीशन है, क्योंकि रेसिपिएंट को नहीं पता होगा कि उसके सप्लायर ने उसका टैक्स पे कर दिया या नहीं किया। टैक्स पे होता है 3B के थ्रू। तो बीइंग ए रेसिपिएंट, अब मैं नहीं बता सकता कि मेरा सप्लायर ने अपनी 3B, चलो 3B भर दी, मैं ये भी देख सकता हूँ पोर्टल पे, जीएसटी के पोर्टल पे, कि जीएसटी में रिटर्न, हम रिटर्न के चैप्टर में कवर करेंगे ये सारे रिटर्न। तो उसमें मैंने ये भी देख लिया कि उसने अपनी 3B भर दी, बट उसने मेरी सप्लाई का टैक्स पे किया या नहीं किया, ये मैं मतलब मैं बीइंग ए रेसिपिएंट मेरे को कभी नहीं पता चल सकता। पर फिर भी ये गवर्नमेंट ने कंडीशन डाल रखी है कि अगर सप्लायर ने टैक्स नहीं पे किया, तो हम रेसिपिएंट से टैक्स की रिकवरी करेंगे। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल कितना वैलिड है कितना इनवैलिड है, ये कोर्ट ऑफ लॉ डिसाइड करेंगे। बट हाँ, आपके लिए एक कंडीशन जरूर है कि उसका टैक्स सप्लायर पे करेगा, तभी कस्टमर को इनपुट मिलेगा। और चलो 3B तो रेसिपिएंट नहीं देख सकता, बट गवर्नमेंट ने इसमें एक रिस्ट्रिक्शन और लगा दी है इस प्रोविजन को थोड़ा इंश्योर करने के लिए। रूल 36 सब रूल 4, ये अक्टूबर 2019 में जीएसटी लॉ में लेके आए थे, जिसको लेके काफी इंडस्ट्री में यू एंड क्राई है। ये रूल हमें कहता है, जैसे जीएसटी में 2 रिटर्न होती है, आज की डेट में जीएसटी में 2 रिटर्न जाती है। एक तो सप्लायर भरता है अपने रिटर्न GSTR 1। तो GSTR 1 में सप्लायर उसमें डिटेल डाल देता है कि मैंने किस किस पार्टी को कितना गुड्स सेल किया और उसके ऊपर कितना इनपुट है।
तो GSTR 1 में वो जो भी डेटा डालेगा वो रेसिपिएंट के GSTR 2A में रिफ्लेक्ट होगा। तो गवर्नमेंट ने एक कंडीशन, एक ओनस डाल दिया रेसिपिएंट के ऊपर कि आपके GSTR 2A में जितने भी इनवॉइस आ रहे हैं आपको खाली उन्हीं का इनपुट मिलेगा। मतलब अगर आपके सप्लायर ने कोई सा इनवॉइस GSTR 1 में नहीं डाला, तो 1 में नहीं डाला तो आपके 2A में भी रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तो अगर आपके सप्लायर ने कोई सा इनवॉइस अपने GSTR 1 में नहीं डाला तो उसका इनपुट आपको नहीं मिलेगा। लेकिन उसमें एक रिलैक्सेशन दे दी कि जितना आपके 2A में आ रहा है उसका 10% आपको इनपुट मिल जाएगा। इसको थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे सपोज आप रेसिपिएंट हो, आपकी बुक्स में इनपुट आ रहा है, अकॉर्डिंग टू यू आपको इनपुट लेना है 10 लाख रुपीज का। लेकिन जो आपके 2A है, 2A में इनपुट आ रहा है 9,50,000 रुपीज का। 2A में इनपुट आने का मतलब इतना सप्लायर ने अपने GSTR 1 में अपलोड कर दिया 9,50,000 के इनवॉइसेस। अब 9,50,000 में से आपने देखा कि 50,000 का इनपुट ऐसा है जिसके आपके पास या तो इनवॉइस नहीं है या फिर वो इनएलिजिबल इनपुट है। जैसे आपके पास इनवॉइस नहीं है या फिर मोटर व्हीकल का हम आगे सेक्शन 17 में भी कवर करेंगे जो इनएलिजिबिलिटी। तो 50,000 का ऐसा इनपुट है जो आपको लेना ही नहीं है। तो एलिजिबल इनपुट जो 2A में आ रहा है वो खाली 9 लाख रुपीज का है, लेकिन आपकी बुक्स में इनपुट है 10 लाख रुपीज का। तो गवर्नमेंट ने आपको 10% का रिलीफ दे दिया कि 9 लाख का 10% होता है 90,000। तो आपको 9,90,000 का इनपुट मिल जाएगा। सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि मेरे बुक्स में तो इनपुट आ रहा है 10 लाख का, लेकिन सप्लायर ने डाल 2A में आ रहा है 10,50,000 का। लेकिन मैं ये नहीं कि सारा 10,50,000 का ले लूंगा इनपुट, मैंने उसमें से देखा इनएलिजिबल है 1,50,000 का। तो अगेन एलिजिबल ITC जो 2A में आ रहा है 9 लाख का है और बुक्स में मेरे 10 लाख का, तो मेरे को 9,90,000 का मिलेगा। लेकिन सपोज अगर मेरा जो एलिजिबल ITC जो मेरा 2A में आ रहा है वो 9,50,000 है और बुक्स में मेरा 10 लाख का आ रहा है, तो मैं 10% बफर मिला के फिगर हो जाती है 10,45,000। बट मेरे को इनपुट 10 लाख का ही मिलेगा क्योंकि मेरे पास जितने के इनवॉइस हैं उससे ज्यादा का इनपुट मैं कभी ले ही नहीं सकता। तो ये हमारा रूल 36(4) हो गया। इसके ऊपर काफी यू एंड क्राई इंडस्ट्री में हो रखा है। इसका कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी आगे कोर्ट ऑफ लॉ डिसाइड करेंगे। और फोर्थ कंडीशन है मैंने अपनी GSTR 3 भी रिटर्न भर दी। अब उसके अलावा कुछ छोटी कंडीशन वो दे रखी है इसमें कि जो रेसिपिएंट है उसको इनवॉइस की पेमेंट सप्लायर को 180 डेज के अंदर पे करनी है। सपोज मैंने 1 लाख रुपीज का मटेरियल खरीदा और उसके ऊपर 18,000 का मैंने GST पे किया, तो मेरे को 1,18,000 रुपीज अपने सप्लायर को 6 मंथ्स फ्रॉम द इनवॉइस डेट मेरे को पे करनी है। अगर मैं पे नहीं करता तो मेरे को जो मैंने इनपुट लिया था 18,000 का वो अपनी लाइबिलिटी में ऐड करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट। मतलब जिस दिन मैंने इनपुट लिया उस दिन से लेकर जिस दिन मैं उसको टैक्स पे कर रहा हूँ, लाइबिलिटी में ऐड कर रहा हूँ, उतने दिन का मेरे को इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। ये एक रेसिपिएंट के ऊपर भी ओनस डाल दिया कि 180 डेज में आप सप्लायर को पेमेंट कर दो। लेकिन ये कंडीशन किन टैक्सेस पे नहीं लगेगी। अगर मेरे को RCM में कोई सा टैक्स पे करना है तो उस केस में मेरे ऊपर कोई ओनस नहीं सप्लायर को पेमेंट करने का 180 डेज में। दूसरा शेड्यूल 1 की ट्रांजेक्शन होती है जो विदाउट कंसिडरेशन जिनके ऊपर GST लगता है, उस केस में कंसिडरेशन नहीं होती है, तो उसको मैं डीम्ड मान लूंगा कि उसकी मैंने पेमेंट कर दी। और तीसरा, कई बार हमने वैल्यूएशन के चैप्टर में पढ़ा था 5 आइटम्स होते हैं जिनकी हमें एडिशन करनी होती है ट्रांजेक्शन वैल्यू में। तो उन आइटम्स की भी मैं, क्योंकि वो इनवॉइस में चार्ज नहीं होते, तो उसकी भी मैं मान लूंगा कि मैंने पेमेंट कर दी, उसके लिए भी 180 डेज का क्राइटेरिया नहीं लगेगा। और सपोज आपने कोई सा आइटम 180 डेज में नॉन पेमेंट के कारण आपने ऐड कर दिया, तो जब आप उसको फर्दर पेमेंट करोगे तो उस दिन आपको पेमेंट के टाइम पे आपको उसका इनपुट भी मिल जाएगा। और वो इनपुट लेने के लिए आपके ऊपर कोई टाइम लिमिट अप्लाई नहीं होगी। और एक कंडीशन और है कि अगर आपने कोई टैक्स पे किया टुवर्ड्स डिमांड जिसमें फ्रॉड के कारण कोई डिमांड खड़ी होगी थी, तो उसका रेसिपिएंट को इनपुट नहीं मिलेगा। फिर थर्ड कंडीशन है कैपिटल गुड्स से रिलेटेड। सिंपल सी कंडीशन है कि कैपिटल गुड्स के ऊपर जो इनपुट टैक्स, कैपिटल गुड्स के ऊपर हम इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन क्लेम करते हैं। तो गवर्नमेंट ने कह दिया सपोज आपने 1 लाख रुपए की मशीन खरीदी, उसके ऊपर 18,000 का GST लगा था। तो अगर आप मशीन को इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन 1 लाख रुपए पे लोगे तब तो आपको 18,000 का इनपुट मिल जाएगा। लेकिन अगर आप मशीन की कॉस्ट इनकम टैक्स में 1,18,000 लगा दोगे और 18,000 के ऊपर आप डेप्रिसिएशन क्लेम करोगे तो डबल बेनिफिट आपको नहीं मिल सकता, फिर आपको GST 18,000 के ऊपर नहीं मिलेगा। मतलब 18,000 के ऊपर या तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम कर लो या उसके ऊपर GST का इनपुट ले लो। और फोर्थ कंडीशन है टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट हमारा एक राइट है, बट उस राइट के ऊपर भी एक टाइम लिमिट लगानी जरूरी थी। तो गवर्नमेंट ने एक टाइम लिमिट लगा दी कि जब आप, जैसे सपोज हमें 18-19 का इनपुट लेना है या 18-19 मार्च फाइनेंशियल ईयर 2018-2019 का हमें इनपुट लेना है, तो फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है मार्च 2019 को। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने कह दिया जब आप सितंबर 19 की रिटर्न भरोगे, मतलब 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, आप
अगले साल की सितंबर की रिटर्न भरोगे उसकी ड्यू डेट तक आप इनपुट ले सकते हो, जो हमारी होगी 20 अक्टूबर, या फिर आप जिस दिन एनुअल रिटर्न भर दोगे 18-19 की, वो एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न। तो गवर्नमेंट ने एक टाइम लिमिट लगा दी, या तो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग सितंबर रिटर्न ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, मतलब 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, या फिर एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न, विच एवर इज अर्लियर। अगर आपने एनुअल रिटर्न सितंबर से पहले भर दी तो एनुअल रिटर्न की डेट हो जाएगी, अगर एनुअल रिटर्न आपने उसके बाद में भरी है तो 20 अक्टूबर की तो फाइनल डेट है। इसमें एक टेम्परेरी रिलीफ दे दिया था 17-18 के लिए, क्योंकि फर्स्ट ईयर था, तो गवर्नमेंट ने सितंबर 18 से बढ़ा के मार्च 19 तक कर दिया था टाइम। अब एक इसमें काफी इंपॉर्टेंट प्रोविजन है सेक्शन 155, उसमें गवर्नमेंट ने कर दिया कि इनपुट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये बर्डन ऑफ प्रूविंग सच क्लेम शैल लाई अपॉन द रेसिपिएंट। ये मतलब असेसी को प्रूव करना है कि उसको इनपुट मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब देख लेते हैं, ये तो हो गया एलिजिबिलिटी। अब देख लेते हैं कहाँ पे इनएलिजिबल है, किन आइटम्स का हमें इनपुट नहीं मिलेगा। तो सेक्शन 17 उससे डील करता है। तो सबसे पहले सेक्शन 17 बात करता है कि अगर आपने अपने गुड्स या कोई सर्विस आपने बिजनेस के लिए यूज किया तब तो आपको इनपुट मिल जाएगा, लेकिन अगर आपने नॉन बिजनेस यूज के लिए, कोई पर्सनल यूज के लिए यूज किया, तब आपको इनपुट नहीं मिलेगा। जैसे मेरा टेलीफोन का इनवॉइस, उसमें मेरी ऑफिशियल कॉल्स भी होती है, पर्सनल कॉल्स भी होती है। तो अगर मेरी पर्सनल कॉल होगी तो इनपुट नहीं मिलेगा, ऑफिशियल होगी इनपुट मिल जाएगा। और उस केस में ये एक बाइफिकेशन कैसे होगी, ये आएगा रूल 42 और रूल 43 में। ये हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट उसमें पार्ट में कवर करेंगे। सिमिलरली मैंने अब ये तो देख लिया कि मैंने बिजनेस के लिए यूज किया आइटम, लेकिन मैं सपोज दो टाइप के आइटम्स में डील करता हूँ, एक एग्जेम्प्टेड है, एक टैक्सेबल है। तो मेरे को इनपुट उन्हीं का मिलेगा जो मेरे टैक्सेबल आइटम है, जहाँ पे मैं आउटवर्ड के ऊपर जीएसटी चार्ज कर रहा हूँ। अगर मेरा कोई एग्जेम्प्टेड सप्लाई है तो उसके अगेंस्ट मेरे को इनपुट भी नहीं मिलेगा। जैसे कोई हॉस्पिटल हो गया, हॉस्पिटल कोई भी मशीन खरीदेगा अपने किसी ट्रीटमेंट के लिए, तो उसका हॉस्पिटल को इनपुट नहीं मिलेगा। लेकिन सपोज हॉस्पिटल ने अपना कोई एरिया मेडिकल स्टोर को रेंट पे दे रखा है, या हॉस्पिटल कोई मेडिकल स्टोर भी अपने खुद के नाम से चला रहा है, तो उसके ऊपर उसको जीएसटी पे करने का, तो जो मेडिकल स्टोर से रिलेटेड जो उसकी परचेज होगी उसका इनपुट मिल जाएगा। और जो क्लिनिकल सर्विसेज, जो एग्जेम्प्टेड सर्विसेज होती है, उससे रिलेटेड कोई भी परचेज या सर्विस होगी उसका हॉस्पिटल को इनपुट नहीं मिलेगा। अब इसमें एक चीज दे रखी है, जैसे जीरो रेटेड सप्लाई होती है, हम जीरो रेटेड आगे रिफंड के चैप्टर में कवर करेंगे। जीरो रेटेड का मतलब होता है मेरी एक्सपोर्ट या फिर सप्लाई टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन, मतलब मैंने कुछ गुड्स या सर्विस एक्सपोर्ट करी या मैंने एसईजेड को सप्लाई करी, तो वो मेरी जीरो रेटेड होती है। एक्सपोर्ट के केस में ऑल्दो मैं आउटवर्ड सप्लाई के ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं करता, बट मेरे को उसके इनपुट का इनपुट क्रेडिट मिल जाएगा। मतलब खाली जीरो रेटेड ऐसी सप्लाई होती है जिसमें मेरे आउटपुट के ऊपर टैक्स नहीं लगता, पर मेरे को इनपुट का क्रेडिट मिल जाता है। अदरवाइज जो मेरी एग्जाम सप्लाई होती है उस केस में मेरे को इनपुट का क्रेडिट नहीं मिलेगा। अब कुछ चीज गवर्नमेंट ने क्लियर करी है कि कुछ आइटम्स ऐसे भी होते हैं जिसको हम एग्जेम्प्टेड सप्लाई में इंक्लूड कर लेंगे। जैसे सपोज एक ट्रांसपोर्टर है। अब ट्रांसपोर्टर कुछ आइटम्स हैं जिसके ऊपर ट्रांसपोर्टर खुद जीएसटी पे नहीं करता, उस पर जो कस्टमर है, वो रेसिपिएंट है, वो रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करता है। तो वो उतनी सप्लाई जिसके ऊपर रेसिपिएंट रिवर्स चार्ज में टैक्स पे कर रहा है, तो वो ट्रांसपोर्टर के लिए एग्जाम्प्ट सप्लाई मानी जाएंगी, क्योंकि आप अपनी आउटवर्ड सप्लाई के ऊपर टैक्स पे नहीं कर रहे, तो उसका आपको इनपुट भी नहीं मिलेगा। दूसरा हो गया ट्रांजेक्शन सिक्योरिटीज। अगर आप सिक्योरिटीज में शेयर्स और डिबेंचर्स में आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो उसके अगेंस्ट आपको इनपुट नहीं मिलेगा। और थर्ड होगी सेल ऑफ लैंड या कंप्लीटेड बिल्डिंग। अगर मैंने कोई लैंड की सेल करी या मैंने कोई कंप्लीटेड बिल्डिंग, जो मैंने शेड्यूल 2 में देखा था कि अगर मैं बिल्डिंग की सेल कर देता हूँ, कंप्लीटेड बिल्डिंग की, जहाँ पे मैं जीएसटी चार्ज नहीं कर रहा, तो ऑल्दो ये मेरी सप्लाई की डेफिनेशन से बाहर है, बट इसको फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 17 इसको मैंने एग्जाम्प्ट सप्लाई माना है। अब कुछ आइटम्स है जिसको गवर्नमेंट ने एग्जाम्प्ट सप्लाई से हटा दिया, एक क्लैरिफिकेशन दे दी। इसमें क्लैरिफिकेशन काफी इंपॉर्टेंट है, जो शेड्यूल थर्ड की ट्रांजेक्शन है। शेड्यूल थर्ड में वो ट्रांजेक्शन है, 8 ट्रांजेक्शन थी, जो जिनको मैं सप्लाई की डेफिनेशन से बाहर करता हूँ, ना वो गुड्स मानी जाएंगी ना सर्विस मानी जाएंगी। तो शेड्यूल थर्ड की अगर मैंने कोई ट्रांजेक्शन करी है तो उसके अगेंस्ट मेरे को इनपुट रिवर्स नहीं करना, वो मेरी एग्जाम्प्ट सप्लाई नहीं मानी जाएगी। बट हाँ, शेड्यूल थर्ड में एक ट्रांजेक्शन थी लैंड या लैंड और बिल्डिंग की सेल, उसको मैंने सप्लाई एग्जाम्प्ट सप्लाई में इंक्लूड कर दिया, तो शेड्यूल थर्ड की ट्रांजेक्शन एक्सेप्ट लैंड एंड बिल्डिंग। मतलब शेड्यूल थर्ड में जो 7 ट्रांजेक्शन है उसके ऊपर मेरे को आईटीसी रिवर्स नहीं करना, लेकिन लैंड बिल्डिंग की सेल कर रहा हूँ उसके ऊपर मेरे को आईटीसी रिवर्स करना है। अब ये कैसे होगा, क्या होगा, ये हम रूल्स में देखेंगे। और दो इसमें एक्सप्लेनेशन दे रखी है और रूल्स के अंदर, कि अगर आपकी पीएनडल में कोई इंटरेस्ट की इनकम आती है, तो इंटरेस्ट इनकम हम इंटरेस्ट इनकम हमको पता है एग्जेम्प्टेड सप्लाई होती है, पर उसको फॉर द पर्पस ऑफ रिवर्सल ऑफ आईटीसी उसको एग्जाम्पशन से बाहर कर दिया। क्योंकि क्या होता है, हर कंपनी के पीएनडल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे एक इनकम होती है, इंटरेस्ट इनकम। तो इंटरेस्ट इनकम पे हम जीएसटी चार्ज नहीं करते,
बट उसके अकॉर्डिंग ये उसके लिए ये नहीं है कि हम उसको एग्जाम्प्ट इनकम मान के उसके अगेंस्ट हम रिवर्सल करने बैठ जाए, काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। तो गवर्नमेंट ने कह दिया अगर आपको खाली इंटरेस्ट इनकम आ रही है तो उसके लिए आप इनपुट रिवर्सल नहीं करेंगे। और एक और एग्जाम्प्ट सप्लाई को बाहर कर दिया। अब ओशियन फ्रेट, अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आप ओशियन से आपने एक्सपोर्ट किया, उस केस में आपने कोई फ्रेट की आपको इनपुट हो रही है, मतलब आप एक्सपो ओशियन फ्रेट की आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो ये सर्विस एग्जाम्प्टेड सर्विस में कवर होती है, पर इसके लिए आप इनपुट रिवर्सल नहीं करेंगे। फिर फोर्थ क्लॉज में बैंक्स के लिए, क्योंकि बैंक बैंक की मेन इनकम होती है इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट इनकम उनको पता है एग्जाम्प्ट इनकम होती है। अब बैंक के बैंक चार्जेस होते हैं उसके ऊपर तो जीएसटी लगता है, बट इंटरेस्ट इनकम के ऊपर जीएसटी नहीं लगता, और वो काफी मेजर पोर्शन होता है। तो बैंक्स को गवर्नमेंट ने रिलीफ कर दिया कि या तो आप नॉर्मल प्रोसीजर फॉलो करो, ये रूल 42 43 के अकॉर्डिंग, या फिर एक ऑप्शन दे दिया कि आप अपना सिंपल कर रखो काम को, आप 50% इनपुट ले लो, जो भी आपका एलिजिबल इनपुट बनता है आप उसमें 50% इनपुट ले लो। आप मान के चलो कि 50% आपकी एग्जाम्प्ट सप्लाई है, तो 50% आप इनपुट छोड़ दो और 50% ले लो। लेकिन बैंक के केस में क्या होता है, जैसे कई ब्रांचेस होती हैं, तो हमें पता है ब्रांच ट्रांसफर के ऊपर भी जीएसटी लगता है, कि दिल्ली ब्रांच ने मुंबई ब्रांच को कोई सर्विस दी, मुंबई ने आगे हैदराबाद फरीदाबाद को कोई सर्विस दी, तो उनके ऊपर भी जीएसटी लगता है। तो ये विद इन द ब्रांचेस जो जीएसटी लगता है उसके लिए गवर्नमेंट ने रिलीफ दे दिया कि इसका आपको ठीक है पूरा इनपुट मिल जाएगा। लेकिन जो आपको बाहर से आपको कोई इनपुट क्रेडिट आ रहा है, उस केस में आपको 50% इनपुट मिलेगा एलिजिबल आइटम्स का, मतलब जो नॉन बिजनेस से रिलेटेड या ब्लॉक क्रेडिट है उसका आपको इनपुट सारा छोड़ना पड़ेगा, वो तो हर asset से छोड़ता है। और जो ब्रांच ट्रांसफर है उसका आपको पूरा इनपुट मिल जाएगा, उसके अलावा जो बैलेंस बचेगा उसका आपको 50% इनपुट मिलेगा। और जो आपने ऑप्शन एक बार एक्सरसाइज कर लिया वो ऑप्शन आप पूरे साल में चेंज नहीं कर सकते। उसका एक केस लॉ देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। सपोज पंजाब नेशनल बैंक की दिल्ली की ब्रांच है, उसका टोटल इनपुट आ रहा है बुक्स में 10 लाख रुपीज। अब 10 लाख रुपीज में 2 लाख रुपीज का ऐसा इनपुट है जो मेरे को फरीदाबाद ब्रांच से या दूसरी ब्रांचेस से आया, तो उस 2 लाख का मेरे को पूरा इनपुट मिल जाएगा। 1 लाख का ऐसा इनपुट था जो मेरा ब्लॉक्ड क्रेडिट था, जैसे कोई मैंने मोटर कार खरीदी या कोई वैसे इनपुट है फूड एंड बेवरेजेस का, उसका मेरे को इनपुट नहीं मिलेगा। अब बैलेंस बच गया 7 लाख रुपीज। 7 लाख रुपीज में मेरे को 50% इनपुट मिलेगा, मतलब 3.5 लैक्स का। तो मेरा टोटल इनपुट कितना है 5.5 लैक्स। 3.5 लैक्स 50% वाला और 2 लैक्स 100% वाला। अब सिक्स्थ प्रोविजन एक बार देख लेते हैं, सिक्स सबसेक्शन। ये कहता है कि जो भी कॉमन क्रेडिट होगा नॉन बिजनेस यूज से रिलेटेड या एग्जेम्प्टेड सर्विस से एग्जेम्प्टेड गुड से रिलेटेड, तो उसके लिए आपको जो पोर्शन करना होगा रूल 42 या 43 के अकॉर्डिंग करना होगा, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अब देख लेते हैं सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 ब्लॉक्ड क्रेडिट। ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है क्योंकि हर जगह प्रैक्टिकली एकेडमिकली हर तरीके से काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब ये सेक्शन ये क्लॉज शुरू होता है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 16(1) आईटीसी नॉट अलाउड फॉर फॉलोइंग। मतलब चाहे ये जो आइटम्स हम इसमें दे रहे हैं, चाहे ये मेरे इनपुट हैं, चाहे गुड्स है, चाहे सर्विस है, चाहे कैपिटल गुड्स है, चाहे मैं बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहा हूँ, लेकिन अगर 17(5) में इनका हमने नाम डाल दिया तो इसका अपने को इनपुट नहीं मिलेगा। फिर चाहे बिजनेस के लिए यूज हो रही हो, चाहे पर्सनल यूज हो रही हो, चाहे गुड्स हो, चाहे सर्विस हो। अब सबसे इम्पोर्टेंट सबसे पहला आइटम, मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन। यहाँ पे गुड्स नहीं है, खाली पर्सन है। मतलब कोई गुड्स की ट्रांसपोर्ट के लिए कोई मोटर व्हीकल है, जैसे कोई ट्रक हो गया या कोई गाड़ी होगी जो गुड्स के ट्रांसपोर्ट के लिए, तो उसका मेरे को इनपुट मिल जाएगा। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ अगर मैंने पर्सन की ट्रांसपोर्ट के लिए कोई मोटर व्हीकल लिया, और पर्सन में भी एक अमेंडमेंट कर दी गवर्नमेंट ने, जिसकी सिटिंग कैपेसिटी अप्रूव्ड सिटिंग कैपेसिटी नॉट मोर देन 13%। मतलब अगर 13 से ज्यादा की ये कैपेसिटी, कोई बड़ी बस है, बस मैं परचेज कर रहा हूँ तो उसका मेरे को इनपुट मिल जाएगा। लेकिन कोई छोटी गाड़ी है, सपोज मेरी कोई 4 व्हीलर है, जैसे सपोज कोई टोयोटा इनोवा, सपोज मेरी इनोवा कार है, उसका मेरे को इनपुट नहीं मिलेगा। या कोई मेरी मिनी बस है जिसमें अप टू 13% होते हैं इंक्लूडिंग ड्राइवर, उस केस में भी मेरे को इनपुट नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन अगर गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन के लिए तो उसका मेरे को इनपुट मिल जाएगा। अब छोटी गाड़ी में भी गवर्नमेंट ने रिलीफ दे दिया कि एक्सेप्ट व्हेन दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग द फॉलोइंग टैक्सेबल सप्लाईज। मतलब खाली इन लोगों को इनपुट मिलेगा। कौन? फर्दर सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल। जैसे कोई मारुति का डीलर है, मारुति का डीलर क्या कर रहा है, गाड़ी खरीद के गाड़ी सेल कर रहा है, तो उसको गाड़ी का इनपुट मिल जाएगा। दूसरा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। कोई टूर ऑपरेटर है या रेंट कैब सर्विस प्रोवाइडर है, तो मैं अपनी गाड़ी क्या कर रहा हूँ, मैं गाड़ी परचेज करके मैं उसको कैब एज ए कैब यूज कर रहा हूँ, मैं उसमें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर का बिजनेस करता हूँ। मैं अपने एम्प्लॉयज, मतलब ये मेरी आउटवर्ड सप्लाई है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अपने एम्प्लॉयज को ट्रांसपोर्ट करता हूँ, उसको ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर में डाल दूंगा, नहीं। मेरा एम्प्लॉय को ट्रांसपोर्टेशन का कोई ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर का बिजनेस नहीं है।
हाँ, लेकिन मैं अगर टूर ऑपरेटर का काम करता हूँ, मैं कोई टैक्सी चलाने का काम करता हूँ, उस केस में मेरा आउटवर्ड सप्लाई ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स है, तो वहां पे मेरे को इसका इनपुट मिल जाएगा जो मैं गाड़ी खरीदूंगा। और तीसरा मेरा काम है ड्राइविंग की क्लासेस देने का, ट्रेनिंग देने का, उस केस में मेरे को जो मैं गाड़ी परचेज करूंगा उसका इनपुट मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं एक बड़ी गाड़ी है तो उसका मैं पहले ही क्लियर कर चुका, उसका सबको इनपुट मिलेगा 13 से ज्यादा की। अब दूसरा है हमारे वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट। मोटर व्हीकल तो हो गए बाय रोड वाले, वेसल्स या एयरक्राफ्ट, उसका भी मेरे को इनपुट नहीं मिलेगा। बट कुछ कुछ किन केसेस में मिलेगा, व्हेन दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग द फॉलोइंग टैक्सेबल सप्लाई। यहाँ अगेन वही ऊपर से वो सेम कॉपी पेस्ट है कि अगर मैं टैक्सेबल सप्लाई कर रहा हूँ इन आइटम्स की, वेसल या एयरक्राफ्ट की, तो मेरे को इनपुट मिल जाएगा। कौन सी सप्लाई, अगर मैं इनकी फर्दर सप्लाई कर रहा हूँ, या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, जैसे एयरलाइन है, कोई सी भी एयर इंडिया कोई सा प्लेन खरीद रही है, उसमें फिर पैसेंजर्स की ट्रांसपोर्ट है, उसको इनपुट मिल जाएगा। या ट्रेनिंग दे रहा हूँ किस चीज़ की, एयरक्राफ्ट फ्लाई करने की या वेसल को नेविगेट करने की, अगर मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ तो उस केस में मेरे को इनपुट मिल जाएगा। और दूसरा, फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। अब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे मेरा आउटवर्ड सप्लाई नहीं है, मैं खाली ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का काम कर रहा हूँ, वहां पे भी मेरे को इनपुट मिल जाएगा। मेरे को मोटर मोटर व्हीकल के केस में तो गुड्स का इनपुट मिल ही जाता है, क्योंकि वो मेरे उससे क्लॉज से ही बाहर है गुड्स का। लेकिन यहाँ पे मैंने वैसल एयरक्राफ्ट में उसको ऑल दो क्लॉज में कवर कर लिया, बट उसका मेरे को इनपुट मिल जाएगा क्योंकि मैंने उसको एक्सेप्शन में डाल दिया है। जैसे, अब इसमें एक चीज आप ध्यान रखना, काफी टेक्निकल पॉइंट है, ये समझना जरूरी है कि यहाँ पे हमने ये नहीं लिखा फॉर मेकिंग द फॉलोइंग टैक्सेबल सप्लाई। ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में ये लाइन नहीं लिखी। अब जैसे इसको समझो आप, जैसे दिल्ली का सपोज एक काफी बड़ी कंपनी है, उसने, जैसे मार्बल का काम होता है किशनगढ़ में, तो दिल्ली की कंपनी ने क्या किया कि किशनगढ़ में अपने फैक्ट्री लगा ली। अब दिल्ली टू किशनगढ़ काफी आना जाना करना पड़ता है, तो उसके लिए उसने कंपनी ने एक एयरक्राफ्ट खरीद लिया कि किशनगढ़ में मेरा एयरपोर्ट है या एयरपोर्ट नहीं है, तो मेरा वो एयरक्राफ्ट मेरा वहाँ पे हेलीपैड बना लिया, तो कि वो वहाँ पे मेरे रनवे में या हेलीपैड पे, मतलब वो मेरा जो एयरक्राफ्ट है वहाँ पे अपने पर्सनल यूज के लिए, कंपनी के ऑफिशियल यूज के लिए मैंने एयरक्राफ्ट खरीद लिया। तो मेरा एयरक्राफ्ट क्या काम कर रहा है कि मेरा जो वहाँ पे मटेरियल है, उस मटेरियल को लाने ले जाने का काम कर रहा है। तो मार्बल लाना ले जाना ये मेरा आउटवर्ड सप्लाई नहीं है, बट ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स है। मेरा जो एयरक्राफ्ट है वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के बिजनेस का ही काम कर रहा है, तो मेरे को उसका इनपुट मिल जाएगा। लेकिन सपोज मैंने कोई एयरक्राफ्ट खरीदा फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ माई एम्प्लॉयज, कि मेरे एम्प्लॉयज को या ओनर को हर हफ्ते आना जाना पड़ता है, तो एक काम करता हूँ मैं अपना खुद का एयरक्राफ्ट खरीद लेता हूँ, बाहर का एयरक्राफ्ट काफी महंगा पड़ता है। तो अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स का मेरा आउटवर्ड सप्लाई नहीं है, मेरा आउटवर्ड सप्लाई है तो है मार्बल की सेल करना, पर हाँ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स का मैं काम कर रहा हूँ तो उसका मेरे को इनपुट नहीं मिलेगा। लेकिन गुड्स की ट्रांसपोर्ट कर रहा हूँ तो उस केस में मेरे को इनपुट मिल जाएगा। गुड्स के लिए मेरे को ये चेक नहीं करना कि ये मेरी आउटवर्ड सप्लाई है या नहीं है। अब तीसरा, जनरल इंश्योरेंस सर्विस या रिपेयर मेंटेनेंस, उन्हीं मोटर व्हीकल वेसल या एयरक्राफ्ट की जो ऊपर हमने ए डबल ए में डिस्कस किए हैं। अगर मैं उनकी परचेज मेरे को अलाउड है तो उसकी मेरे को सर्विस भी अलाउड है, इंश्योरेंस भी अलाउड है, रिपेयर मेंटेनेंस भी अलाउड है। अब आगे मैं इस सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 में मोटर व्हीकल वेसल एयरक्राफ्ट के लिए कॉमन वर्ड यूज कर लूंगा, कन्वेंस। अगर मेरे को कन्वेंस की परचेज अलाउड है तो उसकी इंश्योरेंस, रिपेयर और सर्विस भी अलाउड है। उसके अलावा ये और किन आइटम, किन एसएससी को अलाउड है, एक तो वही एसएससी जो कन्वेंस यूज कर रहे हैं, जिनको अगर परचेज अलाउड है तो उनको उनका रिपेयर इंश्योरेंस सर्विस भी अलाउड है। और दूसरा, मैन्युफैक्चरर, जैसे सपोज मारुति है, मारुति कार मैन्युफैक्चर कर रही है, परचेज नहीं कर रही, वो गाड़ी परचेज करती है और आगे उसको, वो सॉरी मैन्युफैक्चर करती है और आगे उसको सेल करती है। तो अगर मारुति ने किसी गाड़ी की सर्विस कराई, कोई इंश्योरेंस कराई, तो मारुति को उसका इनपुट मिलेगा। सिमिलरली कोई इंश्योरेंस कंपनी ने क्या कर रखा है, किसी गाड़ी की इंश्योरेंस कर रखी है और उसको पीछे अपनी ट्रेडिंग में उसका री इंश्योरेंस करा रखी है। सपोज कोई सी इंश्योरेंस कंपनी है, टाटा इंश्योरेंस है, टाटा ने कोई गाड़ी की इंश्योरेंस कर रखी है और उसको पीछे से री इंश्योरेंस करा रखा है एचडीएफसी से। तो एचडीएफसी से जो मैंने गाड़ी की री इंश्योरेंस करा रखी है, मेरे को इनपुट मिल जाएगा क्योंकि मैं सेम लाइन ऑफ बिजनेस में। सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 में थंब रूल है, आप हम कहीं पे भी अप्लाई कर लो, अगर मैं सेम लाइन ऑफ बिजनेस में हूँ तो मेरे को मोस्ट लाइकली है कि मेरे को इनपुट मिलेगा। फिर इसमें बी क्लॉज देखते हैं। बी क्लॉज में मेरे को स्पेसिफिक सर्विसेज बताई गई हैं कि जिसका मेरे को इनपुट नहीं मिलेगा। तो पहले जैसे मेरे कौन कौन सी सर्विस है, फूड एंड बेवरेजेस, आउटडोर कैटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ ट्रीटमेंट, कॉस्मेटिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी। और
फिर वही रेंटिंग और हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल कन्वेंस जो हमने ऊपर बात की। अब ऊपर तो मैंने बात कर ली, ए क्लॉज में मैंने बात की ए डबल ए में उनके परचेज की। फिर ए बी में बात की मैंने उसकी इंश्योरेंस सर्विस रिपेयर मेंटेनेंस की। अब यहाँ पे बी में मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैंने वो गाड़ी परचेज नहीं की, मैंने गाड़ी मार्केट से किराए पे ले ली, मैंने कोई कैब थी, कैब की सर्विस ले ली, तो अगर मेरे को गाड़ी खरीदने का इनपुट नहीं मिलेगा तो मेरे को टैक्सी या कैब का भी इनपुट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मेरे को कोई ट्रक खरीदने का इनपुट मिल जाएगा, तो मैं अगर ट्रक रेंट पे लेता हूँ तो उसका भी मेरे को इनपुट मिल जाएगा। थंब रूल वही है, अगर मोटर व्हीकल का इनपुट मिलेगा तो उसकी इंश्योरेंस सर्विस रिपेयर रेंटिंग का भी इनपुट मिल जाएगा। अगर बेसिक परचेज पे नहीं मिलेगा तो आगे किसी भी स्टेज पे नहीं मिलेगा। और एक है लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस, इसका इनपुट नहीं मिलेगा हमें। हाँ, लेकिन अगर और कोई इंश्योरेंस है, मैंने ट्रांजिट इंश्योरेंस करी है या फायर इंश्योरेंस करी है, फैक्ट्री इंश्योरेंस है, उसका मेरे को इनपुट मिल जाएगा। खाली दो इंश्योरेंस है जिसका इनपुट नहीं मिलेगा, लाइफ इंश्योरेंस है या फिर हेल्थ इंश्योरेंस है, कोई एम्प्लॉय की, डायरेक्टर की, किसी की भी हेल्थ इंश्योरेंस है, उसका मेरे को इनपुट नहीं मिलेगा। बस ये रेंटिंग और हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल याद रखना जरूरी है कि कोई कंपनी है, कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज के आने जाने के लिए कोई बड़ी बस किसी कॉन्ट्रैक्टर से बात कर रखी है कि ठीक है आप हमारे एक बस लगा दो जो सुबह शाम खाली एम्प्लॉयज को लाने का और छोड़ने का काम करेगी। तो क्योंकि बस 13 की कैपेसिटी से ज़्यादा होती है, तो बस मैं परचेज करूं तब भी मेरे को इनपुट मिलेगा, या बस मैंने हायर पे ली, मतलब किसी कॉन्ट्रैक्टर से रेंट पे ले ली, उस केस में मेरे को इनपुट मिल जाएगा। और हाँ, इसमें एक चीज हो रहा है, अगर ये इनवर्ट सप्लाई सेम लाइन की आउटवर्ड सप्लाई के लिए मैं यूज करता हूँ तब भी मेरे को इनपुट मिलेगा। जैसे मैंने फूड एंड बेवरेजेस है, मैं अपने एम्प्लॉय के लिए खाना मंगाता हूँ तब मेरे को इनपुट नहीं मिलेगा, लेकिन मैं खाना मंगाता हूँ और आगे सेल कर देता हूँ, उस केस में मेरे को इनपुट मिल जाएगा। सिमिलरली आउटडोर कैटरिंग है, मैं आउटडोर कैटरिंग को मेरे को कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला 10 लाख का, वो मैंने आगे सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया या उसका कोई पोर्शन मैंने सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, तो उस केस में मेरे को इनपुट मिल जाएगा। फिर दूसरा आइटम है मेंबरशिप ऑफ क्लब या हेल्थ या फिटनेस सेंटर, उस केस में मेरे को इनपुट नहीं मिलेगा क्योंकि पर्सनल यूज का आइटम होता है ये। तीसरा ट्रैवल बेनिफिट, अगर मैंने एम्प्लॉयज को कोई ट्रैवल बेनिफिट्स दिए या एलटीए दिया, जैसे सपोज एम्प्लॉय कोई छुट्टियों पे गया, तो उसका मैंने कहा कि ठीक है होटल का बिल और आने जाने का खर्चा कंपनी पे कर देगी, तो उस केस में जो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा उसका कंपनी को इनपुट नहीं मिलेगा। लेकिन इन तीनों कंडीशंस के लिए, जो बी क्लॉज में तीन कंडीशंस हैं, तीनों के लिए एक चीज है कि अगर कोई भी सर्विस मेरे को एज ए स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन पे करनी पड़ेगी तो मेरे को इनपुट मिल जाएगा। जैसे सपोज फैक्ट्रीज एक्ट में कई जगह कवर हो जाता है कि कंपनी जो लंच होता है कंपनी प्रोवाइड करेगी, अगर एक पर्टिकुलर नंबर से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं, तो उस केस में मेरी स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है, फिर वहां पे मेरे को इनपुट मिल जाएगा। या कई बार होता है कि फीमेल स्टाफ है, उसके लिए रात को कैब की फैसिलिटी देनी कंपनी के लिए कंपलसरी है, तो उस केस में मेरे को इनपुट मिल जाएगा। फिर सी और डी है मेरे इमूवेबल प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। सी क्लॉज बात करता है कि मैंने किसी कॉन्ट्रैक्टर को, किसी ठेकेदार को कह दिया कि मेरी ये फैक्ट्री की बिल्डिंग बना दो, उस केस में मेरे को वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस है, वो बिल्डिंग वो गुड्स भी सेल कर रहा है और कंस्ट्रक्शन की सर्विस भी दे रहा है, उसका मेरे को इनपुट नहीं मिलेगा। वो डी क्लॉज में बात कर रहा हूँ, मैंने ठेकेदार से मटेरियल की बात नहीं की, मैंने कहा खाली कि मटेरियल सीमेंट स्टील मैं परचेज कर लूंगा, खाली तू मेरे को लेबर दे दे, लेबर सप्लाई कर दे। उस केस में ना मेरे को सीमेंट का इनपुट मिलेगा, ना स्टील का इनपुट मिलेगा, ना मैंने उससे कोई की परचेज, लेबर की सर्विस ली, उसका भी इनपुट नहीं मिलेगा। मतलब मैं इमूवेबल प्रॉपर्टी चाहे कॉन्ट्रैक्टर को देकर कंस्ट्रक्ट कराऊं चाहे खुद कंस्ट्रक्ट करूं, मेरे को किसी भी केस में इनपुट नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, एक कोई बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्टर है, कोई ठेकेदार है, उसको क्या है कि उसको 1 करोड़ में कोई बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला, उसने कोई पोर्शन या पूरी बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट किसी सपोज आगे किसी को सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, तो उस केस में जो सब कॉन्ट्रैक्टर, ऑल्दो वो भी मेरी कंस्ट्रक्शन की सर्विस है, बट उसका इनपुट मिल जाएगा क्योंकि अगेन वही थंब रूल हमारा काम करेगा। अगर मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ किसी एक्टिविटी में तो उस केस में ट्रेडर को इनपुट मिलेगा। तो अगर मैंने कोई कॉन्ट्रैक्टर है, उसको कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला 1 करोड़ में, उसने पीछे सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया 80 लाख में, 90 लाख में, तो उस केस में उसको जो इनपुट लग के आएगा उसका इनपुट मिलेगा। अब इसमें दो टर्म्स हमें समझनी काफी जरूरी है, एक कंस्ट्रक्शन, एक प्लांट मशीनरी। कि कंस्ट्रक्शन का इनपुट नहीं मिलता इमोल प्रॉपर्टी का, लेकिन प्लांट एंड मशीनरी का मिल जाता है, अदर देन प्लांट एंड मशीनरी। तो पहले हम कंस्ट्रक्शन टर्म को समझते हैं। कंस्ट्रक्शन इंक्लूड्स रिकंस्ट्रक्शन, रिनोवेशन, एडिशन, रिपेयर वगैरह कुछ भी आप करा रहे हो टू दी एक्सटेंट कैपिटलाइज्ड, मतलब ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है कि अगर आपने बुक्स में कैपिटलाइज करी तो उस केस में आपको कंस्ट्रक्शन का इनपुट नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर आपने कुछ एक्टिविटी, कोई रिपेयर आपने कराई, कोई मेंटेनेंस कराई, उसको आपने P&L में चार्ज कर दिया, सपोज आपने कोई पोर्शन है उसको थोड़ा पेंट पेंट कराया, या कहीं से थोड़ी टूट फूट हो गई थी उसको आपने सीमेंट वगैरह से ठीक कराया, और आपने उसको P&L में चार्ज कर दिया, रिपेयर मेंटेनेंस को आपने P&L में चार्ज कर दिया, उसको बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड नहीं किया, तब आपको इनपुट मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने बुक्स में कैपिटलाइज कर दिया तो आपको इनपुट नहीं मिलेगा।
और दूसरा प्लांट एंड मशीनरी। यहाँ पे हम उस प्लांट मशीनरी की बात नहीं करें जो मशीनरी हमने खरीदी और लाके यूज कर ली, उसकी हम बात नहीं करें, उसका तो इनपुट मिलता है हमें पता है। हम बात करें उस मशीनरी की जिसके लिए हमें कोई कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है। कई बार क्या होता है, काफी बड़ी मशीन होती है, उसके लिए हमें कोई फाउंडेशन तैयार करनी है या स्ट्रक्चरल सपोर्ट तैयार करना है, तो उसके लिए हमें फाउंडेशन की कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है। तो जो हम वो मशीन के लिए कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उस फाउंडेशन को, उस स्ट्रक्चर को भी मशीन का पार्ट माना जाएगा और उस केस में हमें इनपुट मिल जाएगा। मशीनरी इंक्लूड सच फाउंडेशन। लेकिन कुछ आइटम्स है, 3 आइटम्स हैं जिसके लिए गवर्नमेंट ने कह दिया कि ये प्लांट मशीनरी का पार्ट नहीं माने जाएंगे, इस केस में इनपुट नहीं मिलेगा। पहला, लैंड बिल्डिंग या कोई सा सिविल स्ट्रक्चर। दूसरा, टेलीकम्युनिकेशन टावर्स, जो टेलीविजन वो सॉरी जो मोबाइल के जो टावर्स होते हैं उसका हमें इनपुट नहीं मिलेगा। और तीसरा, पाइपलाइन लेड आउटसाइड द फैक्ट्री प्रेमाइसिस। सपोज मैंने कोई सीएनजी की सप्लाई ले ली, सपोज अदानी का मेरे को, अदानी से मेरे को कोई डायरेक्ट पाइपलाइन डलवानी है, तो अदानी की पाइपलाइन जाती है मेन रोड तक, और मेन रोड से सपोज मेरी फैक्ट्री 500 मीटर अंदर है, तो मैं 500 मीटर के लिए कोई पाइपलाइन अपने एक्सपेंस पे डलवा लेता हूँ, तो मेरी फैक्ट्री प्रेमाइसिस के जो बाहर पाइपलाइन है उसका मेरे को इनपुट नहीं मिलेगा। ये वैसे तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है इमूवेबल प्रॉपर्टी, बट हम एक बार लॉ का कवर कर लेते हैं कि लॉ के अकॉर्डिंग अगर कंस्ट्रक्शन कर रही है इमूवेबल प्रॉपर्टी की, तो उस केस में आपको इनपुट नहीं मिलेगा, लेकिन प्लांट मशीनरी से रिलेटेड कंस्ट्रक्शन है तो उसका इनपुट मिल जाएगा। फिर ई क्लॉज है हमारा, अगर मैंने कंपोजिशन के केस में कोई टैक्स पे किया, ये हमने इनपुट टैक्स की डेफिनेशन भी अभी सुबह अभी स्टार्टिंग में कवर की है। इनपुट टैक्स की डेफिनेशन में अगर मैंने कंपोजिशन से कुछ मटेरियल परचेज किया तो वो इनपुट टैक्स से बाहर है। या अगेन गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया कि अगर आप कंपोजिट लेवी से कोई मटेरियल परचेज करते हो तो उसका आपको इनपुट नहीं मिलेगा। फिर एक कंसेप्ट होता है नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, या रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में हम कवर करेंगे कि कोई बाहर से आदमी इंडिया में टेम्पररी बिजनेस करने के लिए आ रहा है, तो वो अगर इंडिया में कुछ भी इनपुट या सर्विस ले रहा है उसका इनपुट नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन वो अपने साथ कुछ गुड्स इंपोर्ट करके लेके आए तो उसका उसे इनपुट मिल जाएगा। ये आप डिटेल में से कवर करेंगे रजिस्ट्रेशन के चैप्टर के साथ। एक है कोई गुड्स मैंने पर्सनल यूज के लिए तो उसका मेरे को अगेन इनपुट नहीं मिलेगा। ये अगेन एक क्लैरिफिकेशन कर दी, ऊपर भी आ गया था कि इनपुट तभी मिलता है अगर मैं बिजनेस के लिए यूज करूँ। फिर ये एच क्लॉज काफी इंपॉर्टेंट है, गुड्स लॉस्ट, स्टोलन, डिस्ट्रॉयड, रिटर्न ऑफ या डिस्पोज्ड बाय वे ऑफ गिफ्ट या फ्री सैंपल। इसकी एक एक टर्म काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई सामान मेरा चोरी हो गया या गुम हो गया, दोनों ही केस में मेरे को इनपुट नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं जहाँ पे आउटवर्ड के ऊपर सब टैक्स चार्ज नहीं कर रहा, तो गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया वहां पे हम रेवेन्यू गवर्नमेंट बियर नहीं करेगी, रेवेन्यू लॉस। गवर्नमेंट ने कह दिया आपने अगर आउटवर्ड पे जीएसटी चार्ज नहीं करे तो आपको इनपुट के ऊपर भी जीएसटी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे लॉस और लॉस्ट इन टर्म में डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है कि कई बार क्या होता है कि मैं सपोज 10,000 केजी का मटेरियल था, मैंने वो इनपुट में डाला और मेरा आउटपुट आया 9,900 केजी का, मतलब 100 किलो का मेरे को लॉस हो गया। तो वो मटेरियल लॉस्ट नहीं हुआ, वो लॉस है, चाहे नॉर्मल हो चाहे एबनॉर्मल हो। अगर प्रोसेस से रिलेटेड कोई सा लॉस है उसका मेरे को इनपुट मिल जाएगा। लॉस्ट का मतलब हो गया कि कोई मटेरियल मेरा गुम हो गया या चोरी हो गया, उस केस में मेरे को इनपुट नहीं मिलेगा। इसमें फ्री सैंपल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर मैंने फ्री सैंपल दिए तो फ्री सैंपल के केस में कंसिडरेशन नहीं होती, सप्लाई नहीं होती, उसमें मैं जीएसटी चार्ज भी नहीं करता, फिर अकॉर्डिंगली मेरे को इनपुट भी नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन अगर कई बार क्या होता है फ्री सैंपल शेड्यूल 1 में कवर हो जाते हैं, उसमें मेरे को जीएसटी पे करना पड़ जाता है, उस केस में मेरे को आईटीसी भी मिल जाएगा, गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया। और हम इसको सप्लाई के टाइम पे भी हमने इसको थोड़ा कवर किया था सैंपल्स को, कि अगर आप 1+1 की स्कीम चल करते हो तो उस केस में क्या होता है, आप 2 आइटम की सेल कर रहे हो, कंपोजिट सप्लाई होती है, उस केस में आपको दोनों का इनपुट मिलेगा। और फिर लास्ट है, कोई सा टैक्स मैंने पे किया, कोई फ्रॉड से रिलेटेड कुछ उस टाइप का मैंने टैक्स पे किया, तो उसके लिए अगेन गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया, उस केस में अगेन आपको इनपुट नहीं मिलेगा। तो इसी के साथ हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट का एक पार्ट कवर कर लिया है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे रूल 42 और 43 और रिमेनिंग प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो अगेन वंस अगेन आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज। और आपको मेरी वीडियोज अच्छी लग रही है तो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉरवर्ड दिस वीडियोज among other students and professionals also. Thank you.